आज हम समझेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। वर्क पावर एंड एनर्जी ये होती क्या है। ये है हमारा फिजिक्स का अगला पार्ट और इसमें समझेंगे वर्क पावर एनर्जी होती क्या है और इसका सबसे अहम भूमिका हमारे दैनिक जीवन में क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कार्य होते क्या है। तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि जो वर्क होता है वो अगर हम लोग समझें तो किसी भी कार्य का होना मतलब किसी भी क्रिया का होना कार्य कहलाता है। तो एक छोटी सी अगर लैंग्वेज देखा जाए तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज है इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम बल लगा के अगर बल की दिशा में अगर विस्थापन किया जाए, बल लगाकर अगर बल की दिशा में विस्थापन किया जाए तो ये हुआ बल और ये हुआ बल की दिशा में विस्थापन। अगर बल लगा के बल की दिशा में विस्थापन हुआ तो कार्य होगा, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो क्या होगा, कार्य नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर बल की दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य होगा, अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, नहीं होगा। जैसे एक छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल हुआ और इसमें हमने फोर्स लगाया, ठीक, किस दिशा में, इस दिशा में। तो हमने सोचा ये विस्थापन कुछ ना कुछ हुआ, अगर विस्थापन होगा, ध्यान दीजिए डी, अगर उसमें विस्थापन अगर होगा, बल की दिशा में अगर विस्थापन होगा तो क्या होगा, कार्य होगा, अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, कार्य नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बल लगा के बल की दिशा में अगर विस्थापन किया जाए तो क्या होगा, कार्य कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा। अब देखा जाए तो एक अगर जैसे कि ये हमारा पार्टिकल हुआ, कोई भी पार्टिकल, इसको एम मान लें, इस पर हमने बल क्या लगा दिया, एफ लगा दिया। तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर ये डी हो रहा है, जो हमारा वर्क डन होगा डब्लू एफ इंटू क्या होगा, डी के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो ये बल का मात्रा क्या होगा हमारा, न्यूटन इंटू ये विस्थापन का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग जूल बोल देते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि बल और कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, हमारा जूल हो जाएगा। इसके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक ने बताया, जूल जिसका नाम जूल था, उनके नामों पर इनका नाम क्या इस मात्रा का नाम क्या रख दिया, हम लोग जूल रख दिया। अब अगर कोई पार्टिकल, ध्यान दीजिए, अगर जैसे ये हमारा पार्टिकल हुआ, ये कोई हमारा पार्टिकल हुआ, इस पर बल इधर लगा रहे हैं और ये थीटा एंगल पर ये इधर इसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ये हमारा वर्क डन कितना होगा, एक चीज़ देखें, यहीं पे देखना है, ये हमारा कितने एंगल में आ रहा है, हमारा 90 एंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये अगर ये इसको अगर बेस मान लें, ध्यान दीजिएगा, अब इसको बेस मान लें, तो अगर हम ये मान लें कि विस्थापन हमारा कितना हुआ, ये विस्थापन हमारा ये डी हुआ, ठीक। तो एक चीज़ जानते हैं कि ये जो विस्थापन जब डी होगा तो इसके लिए ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो cos थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि डी बटा में एस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से डी का मान निकालेंगे, डी का मान कितना होगा, एस cos थीटा हो जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला वर्क डन का होता है W बराबर एफ इंटू डी, तो एफ तो ठीक है और डी का मान कितना हो जाएगा हमारा, एस कॉस थीटा। तो जो हमारा जो डी का मान होगा, ये देखिए यहाँ पे एस कॉस थीटा है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एस कॉस थीटा। अगर कोई पार्टिकल थीटा एंगल पर, अगर किसी पार्टिकल का अगर ये थीटा जो एंगल चल रहा है, थीटा एंगल पर अगर उसका विस्थापन हो, अगर पिंड क्षैतिज दिशा में गति करती है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो कहने का तात्पर्य होगा कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा पर किसका फार्मूला हो जाएगा, कार्य का। यहाँ तक कुछ समझ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी, यानी कि कार्य का फार्मूला हमारा क्या मिल गया, एफ एस कॉस थीटा। तो इसकी सबसे अहम भूमिका ये है कि अगर कोई पार्टिकल में अगर बल लगाएंगे, अगर वो विस्थापन अगर हुआ, ध्यान दीजिएगा, बल लगाने के बाद अगर विस्थापन हुआ तो ही हमारे क्या होगा, कार्य होगा, वरना कार्य नहीं होगा। ऐसे एक चीज़ देखते हैं, ये जो कॉस थीटा होगा ये डिसाइड ये करेगा कि कार्य कैसा होगा। एक चीज़ देखते हैं, कॉस थीटा कंडीशन है, कंडीशन अगर थीटा का मान अगर 0 हुआ तो एक चीज़ देखेंगे यहाँ से, कॉस थीटा बराबर कॉस 0,
cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ध्यान दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्य मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हम ये जान चुके हैं हम लोग कि जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो कैरी करता है -1 to +1 और 0 सबमिट लेके। एक काम देखा जाए, तो ये जब 0 अंश होगा तो कितना होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f/s, यानी कि ये हमारा कौन कैसा हो जाएगा, हमारा f/s यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा का मान, अब ये -1 कब होता है, तो 180 पे, यानी कि जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब समझे कैसे होती है, देखिए cos 180, तो इसको हम लिख सकते हैं हम लोग cos 90 + 90 लिख देंगे। cos 90 + 90, तो cos 90 प्लस थीटा क्या, तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 हो जाएगा। और माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, -1 होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ये जो हमारा वैल्यू है हमारा w का मान, तो यहाँ से w बराबर कितना होगा, f cos थीटा। जब cos थीटा की वैल्यू -1 आ गया, तो यहाँ पुट कर देंगे तो कितना होगा हमारा, -f/s हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जी। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हुआ तो w बराबर f/s मान लीजिए, ये हमारा वर्क डन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि cos 0 अंश का मान जो होता है वो +1 के बराबर होगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 अंश हुआ तो cos 180 की वैल्यू कितना, -1 होगा। इस कंडीशन में w बराबर कितना होगा, -f/s हो जाएगा। तो ये जो हमारा वर्क होगा हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 अंश हो जाए तो ये देखिए तो कितना होगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। तो w बराबर कितना होगा, f/s। cos 90 की वैल्यू, cos 90 यहाँ लिख दिया जाए तो कितना होगा, w बराबर f/s, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो w का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में वर्क डन हमारा कितना होगा, 0 होगा। तो अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति हुआ, मानने में कोई दिक्कत है नहीं, अपने सर पे एक बहुत बड़ा पत्थर लेके पूरा स्टेशन घूम लिया, तो इसने घूमा तो कार्य कैसा हुआ, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस कंडीशन जो बल हमारा क्या था, लंबवत था, ये क्या बोलते हैं, ये दूरी तय हो रहा है, इसके लंबवत हमारा क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल कितने, 90 अंश का होगा। इस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या होगा, नहीं होगा। साइंस की भाषा में वर्क डन नहीं होगा, भले आपने कितना भी कार्य किया, कितना भी पसीना बहाया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साइंस की भाषा में ये क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर 0 हुआ तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर एंगल जो होता है 180 हुआ, उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर एंगल 90 अंश हुआ तो उस कंडीशन में कार्य क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कूली अपने सर पे बोझ रखे पूरा स्टेशन घूम लिया, उस समय वर्क डन कितना होगा, तो 0 के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला ही है हमारा कि तुम कार्य के बारे में जानेंगे। अब थोड़ा वर्क पावर के बारे में जान लीजिए। ये पावर क्या होता है, तो पावर को हम बोलते हैं क्षमता। होती क्या है, तो क्षमता ये कहते हैं कि किसी भी कार्य का एकांक समय अंतराल में होना क्षमता दर्शाता है। यानी कि जो P होता है, पावर इक्वल टू W/T होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, जूल होगा, और प्रति सेकंड, इसको हम लोग वाट लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, तो किसी भी कार्य का, जैसे मान लीजिए कोई कार्य हुआ, एकांक समय अंतराल में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, क्षमता कहते हैं। तो यानी कि P पावर इक्वल टू कितना, W/T होगा। तो कार्य करने की एकांक समय अंतराल में जो जितना भी कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कार्य हमारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। थोड़ा सा पीछे आया जाए, ये देखिए, तो कहने का मतलब F/D, ये भले न्यूटन और ये मीटर, ये बल है, ये विस्थापन है, भले दोनों ही सदिश है, लेकिन ये बल की दिशा को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बल की दिशा को ना डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि अगर हमने इसको थोड़ा सा छत मान लीजिए, छत के ऊपर कोई पार्टिकल रखा हुआ,
इसको हमने इधर की ओर खींचा और ये किधर निकल गया, नीचे की तरफ गिर गया। तो इसका कोई दिशा यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया ना, इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी दिशा कोई डिसाइड नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है, यह अदिश राशि होती है। आइए वर्क पावर एनर्जी, तो पावर क्या होती है, W/T के बराबर, यानी कि वर्क यानी कि जो हमारा क्षमता होती है वो कार्य बट्टा समय के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो क्षमता होती है, क्षमता इसके बारे में जान चुके हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कहीं कहीं हॉर्स पावर भी देता है और कहीं कहीं मीट्रिक अश्वशक्ति भी देता है, मीट्रिक हॉर्स पावर। ठीक, तो देखा जाए 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होती है, ध्यान दीजिएगा। और 1 मीट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू 735 वाट। तो कहने का तात्पर्य है कि अश्वशक्ति हुआ, ये मीट्रिक अश्वशक्ति हुआ, ये ब्रिटिश पत्ती होती है। ठीक, ब्रिटिश पत्ती, तो इसमें ब्रिटिश पत्ती मीट्रिक अश्वशक्ति है, जिसमें मीट्रिक होती है, तो इसमें कितने वाट के बराबर होता है, 735 वाट के बराबर। और जो हॉर्स पावर होता है कितने बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, तो और इसका मतलब क्या होता है, और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जूल और ये सेकेंड के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, हम लोग इसी का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि एक इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, 1 किलो वाट, इसको हम लोग 1000, क्योंकि यहाँ किलो लग गया तो वो 1000 क्या कर दे, वो डिफाइन करता है। मेगावाट, 1 मेगावाट और 10⁶ वाट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। और थोड़ा देखा जाए एनर्जी के बारे में, ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के बारे में थोड़ा डिसाइड किया जाए। तो जो ऊर्जा होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊर्जा कई प्रकार की होती है, किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा एक प्रकार की वो भी क्या होती है, अदिश राशियाँ होती है। तो देखा ये जाए कि ऊर्जा होती क्या है, तो ऊर्जा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी भी कार्य को, चाहे कोई पार्टिकल स्थिति में हो तो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गति में हो तो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी टाइप का अगर कार्य हो रहा है तो उसके लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखा जाए जो ऊर्जा होती है उसमें स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब आते हैं। थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो देखा ये जा रहा है, 1 मिनट। तो जो हमारी एनर्जी होती है 2 टाइप होती है। पहला देखा जाए तो स्थिति ऊर्जा, यानी कि उसको स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, और दूसरे का तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उसको थोड़ा देखा जाए तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहला हुआ पोटेंशियल, जिसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग। दूसरा, पहला पोटेंशियल एनर्जी हुआ और दूसरा हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा होता है गतिज ऊर्जा। तो ये स्थिति ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु के विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा। यानी कि पोटेंशियल जो ऊर्जा होती है वो M/G/H के क्या होती है, बराबर होती है। थोड़ा इसको समझ लिया जाए। कहने का तात्पर्य ये होता है कि किसी वस्तु की स्थिति, यानी कि स्थिति कैसी होगी, तो कोई वस्तु किसी न किसी ऊंचाई पर होगी, उस पर ग्रेविटी भी काम करेगी, उसका द्रव्यमान भी कुछ न कुछ होगा। तो इन तीनों की जो गुणनफल होती है वो हमारे क्या होती है, स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है। और उसका भी मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी पिंड की उसकी जो गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², हाफ mv², उसको हम बोलते हैं। इसका भी मात्रक हमारा क्या होता है, जूल ही होता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ देता है कि अगर कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो पृथ्वी की सतह पर उसको ऊंचाई क्या होगी, 0 होगी। इसकी स्थिति ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है, यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये पूछता है
कि अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया, उसके वेग को दुगुना कर दिया तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ देखिए, ये वेग है ना, इसको दुगुना करेंगे तो v का स्क्वायर हो रहा है, दुगुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 4 गुना होगा, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 9 गुना होगा, 4 गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 16 गुना होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो होता है v पे डिपेंडेंट होता है, v का स्क्वायर होता है। ठीक, अब अगला टॉपिक ये है हमारा ऊर्जा संरक्षण। ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये होता क्या है। तो अगर हम लोग देखा जाए ऊर्जा संरक्षण, ये ऊर्जा संरक्षण होता क्या है। तो यहाँ से ये होता है कि ऊर्जा, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई पार्टिकल होगा, इसको टूट के किसी रूप में कन्वर्ट किया गया, तो जब टूट के किसी रूप में कन्वर्ट हुआ तो जो पहले समय जो ऊर्जा थी वो बाद वाली ऊर्जा, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होती है। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये होता है जैसे कि हमने कोई पिंड को हमने उसको रखा हुआ है, उसको हम फोर्स लगाया, बल लगाने तो गति के रूप में आएगी, तो उसकी जो पहले जो स्थिति ऊर्जा थी वो किसी के रूप में कन्वर्ट हो गई, वो गति के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये ऊर्जा का सिर्फ स्थानांतरण हुआ, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में उसका स्वरूप हुआ, ना कि वो ऊर्जा समाप्त हो गई। तो ऊर्जा संरक्षण यही कहता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूपों में बदला जा सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये होता है किसी वन निकाय में कुल ऊर्जा क्या होता है, अस्थायी रहती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है तो किसी भी वन निकाय में, यानी कि जो एक सर्कुलर बनता है उसमें क्या होता है, जितनी भी ऊर्जा होती है वो हमारे क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक, अब थोड़ा ऊर्जा संरक्षण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो अब थोड़ा देखिए कुछ ऊर्जा को जो रूपांतरण होते हैं उसका रूपांतरण कैसे कैसे होता है, थोड़ा उसको जान लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा एक दो टॉपिक जान लीजिए। देखिए ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये सोलर सेल है। ठीक, सोलर सेल क्या हुआ, तो ये प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। अब यही थोड़ी हो रहा है कि जो सोलर सेल हुआ वो ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया तो खत्म हो गई। अब ये जो प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा किसी और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो सोलर एनर्जी हुआ वो उसका कन्वर्जन किसमें हुआ, प्रकाश वाले में। यह ऊर्जा का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। डायनामो आपने देखा होगा, डायनामो क्या करता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या होता है, अब देखिए जैसे आपने देखा होगा कि जो मोबाइल होता है, ये मान लीजिए मोबाइल हुआ, इसमें दो टाइप के होते हैं। ये हमारे यहाँ माइक्रोफोन लगा होता है, ये जो कान वाला होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा माइक्रोफोन होता है, और ये जो कान वाला होता है हमारा क्या होता है, स्पीकर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको एमपी और एसपी मत समझिएगा, यानी कि मार्केटिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस मत समझिएगा। ये माइक्रोफोन है और इसको ये हमारा स्पीकर है। ठीक, तो कहने का मतलब ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो माइक्रोफोन क्या करता है, तो हमारी जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये जो माइक्रोफोन होता है, ये माइक्रोफोन होता है वो हमारा क्या, जो साउंड एनर्जी है उसको किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो स्पीकर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये देख लीजिएगा, जो माइक्रोफोन होता है वो यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत में। जो लाउड स्पीकर यानी कि ये स्पीकर और विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सितार आपने देखा होगा, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना इत्यादि ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कोयले का जलना ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंजन ये ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये हुआ हमारा कुछ ऊर्जा के रूपांतरण। ठीक, तो ये टॉपिक में लगभग इतना ही, फिर आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।